नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मनोज गुरु एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहें और देखें। बड़े सरल तरीके से आज हम हिंदी पढ़ेंगे, सामान्य तरीके से हम संधि को समझेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक आज का संधि। हम पढ़ेंगे संधि। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, संयोग, संगम। क्या होता है? मेल, जोड़, संयोग और संगम। संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो हम संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे, संस्कृत की दृष्टि से समझेंगे। तो इसमें सम तो उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय के योग से शब्द बना संधि। किस किस के? तो देखिए, सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय के योग से शब्द बनता है संधि। उसके बाद आता है संधि में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग इसका संधि विच्छेद होता है सम धन धी। तो इसके अंदर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सम धन धी संधि विच्छेद होगा। मैं के बाद में जो व्यंजन वर्ण आया है उसी का पंचम वर्ण में ये बदलेगा, तो मैं न में बदलेगा। मैं का परिवर्तन न में होता है और एक शब्द बनाते हम संधि। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, संयोग और संगम। संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो संस्कृत की दृष्टि से हम बता रहे हैं कि संस्कृत की दृष्टि से सम उपसर्ग में धातु धा लगाई तथा की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना। संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है। विच्छेद होगा सम धन धी और मैं का न होगा। इस प्रकार से शब्द बनता है संधि। तो सबसे पहले संधि किसने लिखी, कहाँ लिखी, तो मैं आपको बता दूं। 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व एक व्यक्ति था जिसका नाम था पाणिनि। पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। और उस पुस्तक में संधि के बारे में बताया गया है। तो प्रथम बार संधि के बारे में किसने बताया, तो प्रथम बार पाणिनि नामक वैयाकरण जो थे, व्याकरण ज्ञाता थे, उन्होंने बताया और उनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। ध्यान रखें, इन्होंने संधि की जो परिभाषा दी वो दी थी परः सन्निकर्षः संहिता। इनकी परिभाषा थी परः सन्निकर्षः संहिता। इन्होंने परिभाषा दी थी परः सन्निकर्षः संहिता। तो संधि का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया, या संधि की खोज भी मान सकते हैं किसने की, तो पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व की और उनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी और उन्होंने लिखा परः सन्निकर्षः संहिता। अब हम देखेंगे संधि की परिभाषा क्या है। तो देखिए, संधि की हम परिभाषा पढ़ेंगे। कि दो या दो से अधिक
वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकांशतः बताया जाता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, यह गलत है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, अर्थात इनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कहते हैं। तो क्या समझे कि वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलेंगे तब उन दोनों वर्णों के मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे ए या आ के मेल से एक विकार बनता है जिसको हमने आ कहा, तो इसको संधि कहते हैं, न कि इसको ऐसा मेल करने पर जो बना, जो विकार हुआ उसे हमने संधि कहा, न कि मेल को कहा। जैसे विद्याधन अर्थी शब्द बनता है विद्यार्थी, कैसे बना? तो आ का मेल जब ऐसे हुआ तब एक शब्द बना विद्यार्थी। इन दोनों के मेल से हमने एक वर्ण बनाया आ, उसके अनुसार विद्यार्थी शब्द बना, अर्थात इनके मेल को संधि न कह के इस परिवर्तन को संधि कहेंगे। तो आपसी वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, हम उन मेल से परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ध्यान रखें, 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को संधि कहेंगे, न कि उस मेल को। अब हम देखेंगे संधि के भेद कितने हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इसके भेद कितने हैं प्रकार, यह 3 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद आती है व्यंजन संधि, और अंतिम होती है विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के 3 भेद बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि के नाम से जाना जाता है और इसी व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं संस्कृत में और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। प्राचीन समय में या पहले जो व्याकरण करता थे, व्याकरण आचार्य थे, वो विसर्ग संधि को भी हल संधि का भेद मानते थे, परंतु वर्तमान में विसर्ग संधि को एक अलग भेद मान लिया गया है, एक अलग भेद बता दिया गया है। तो ध्यान रखें, स्वर संधि के 3 भेद हो गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर का मेल जब स्वर से होता है तो स्वर संधि कहलाती है। स्वर का मेल किससे होगा? स्वर से होगा। व्यंजन का मेल चाहे स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो, वह व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग का मेल भी चाहे स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो इनमें क्या समझे कि स्वर का मेल स्वर से ही होगा, ये अनिवार्य है। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा, ये अनिवार्य है। परंतु धन के चिन्ह से पहले व्यंजन आ भी सकता है, स्वर भी आ सकता है। धन के चिन्ह के बाद भी स्वर आ सकता है, व्यंजन आ सकता है, परंतु दोनों में से एक स्थान पर व्यंजन आना जरूरी है।
ध्यान रखें, दोनों जगह स्वर आ गए स्वर संधि हो जाएगी, और एक जगह विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, ये क्या है। तो हम पहला भेद पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर से हो, स्वर वर्ण से हो, तथा इनके मेल से विकार उत्पन्न हो। जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है और उनके मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि मानी जाती है। ध्यान रखें, धन के चिन्ह से पहले भी स्वर वर्ण आएगा और धन के चिन्ह के बाद भी स्वर वर्ण आएगा, ये इसकी शर्त है। धन के चिन्ह से पहले भी स्वर होना चाहिए और बाद में भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। एग्जाम में आपको संधि विच्छेद दे करके और पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्द में या दिए गए विच्छेद में कौन सी संधि होगी। तो यदि दोनों ही जगह धन के चिन्ह से पहले और बाद में यदि स्वर मिले तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्वर संधि होगी। तो धन के चिन्ह के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तब स्वर संधि होती है। अब बात ये आती है हिंदी में स्वर कितने हैं, तो हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर माने गए। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अनेक प्रकार से विभाजित किया गया है इन 11 स्वरों को। तो हिंदी में 11 स्वर हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए, ए, ई, उ, री, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, औ, आई और औ। तो कितने हुए, 4, 3, 7 और 7 और 2, 9 और 2, 11। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ये मूल स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, ये गुण स्वर हैं और ये वृद्धि स्वर हैं। तो टोटल कितने स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। मूल स्वर 4 हैं, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 3 है, आ, ई, उ। और गुण स्वर 2 हैं, ए और ओ। वृद्धि स्वर भी 2 हैं, आई और औ। इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है 11। अब ये बने कैसे, तो वो भी अपन एक बार देख लेते हैं कि 11 स्वरों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, मूल स्वर ए है, ए में ए मिलाओ, आ बने। मूल स्वर ई है, ई में ई मिलाया, बड़ी ई बनी।
मूल स्वर ऊ है, ऊ में ऊ मिलाओ, बड़ा ऊ बनेगा। 3 दीर्घ स्वरों का निर्माण हो गया, एक री है, 4 तो ये और 3 ये। ठीक है, ये नियम चलेगा दीर्घ संधि में। अब ए में मिलाओ आप ई, ए में मिलाओ आप ऊ, बनेगा ए और ऊ, 2 ये हो गई। उसी प्रकार अब ए में मिलाओ आई और ए में मिलाओ ओ, क्या बनेगा आई और औ, 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 3 7 और 4 11। इस प्रकार 11 स्वरों का निर्माण होगा, 11 स्वरों का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, हम स्वर संधि पढ़ रहे थे, तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो भैया देखिए, स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, पहला भेद है दीर्घ संधि। नंबर 2 है गुण संधि। नंबर 3 है वृद्धि संधि। नंबर 4 है अयादि संधि। नंबर 5 है यण संधि। पूर्व रूप पर रूप हमारे हिंदी में नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। इस प्रकार हमारे हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब इनमें से हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। पहले नंबर पर दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री से होता है, री से होता है, तो दीर्घ संधि होती है। तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई री से होता है तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ये समझिए आप। अब इसको साधारणतः सामान्य रूप से समझें, इसकी सामान्य प्रक्रिया क्या है उसे समझें तो जल्दी समझ आएगा कि ए या आ के बाद, अर्थात धन के चिन्ह से पहले ए हो या आ हो और बाद में भी ए या आ हो तो आ का निर्माण होगा। यदि धन के चिन्ह से पहले ई या बड़ी ई हो और बाद में भी ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई का निर्माण होगा। और धन के चिन्ह से पहले ऊ या बड़ा ऊ हो और बाद में भी ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ का निर्माण होगा। और धन के चिन्ह से पहले री हो और बाद में री हो
तो री का निर्माण होगा। तो धन के चिन्ह से पहले ए या आए, बाद में ए या आए, तो दोनों के मेल से आ ही बनता है। उसी प्रकार धन के चिन्ह से पहले ई या बड़ी ई हो, बाद में भी ई या बड़ी ई हो, तो ई बनता है। धन के चिन्ह से पहले ऊ या बड़ा ऊ हो, बाद में भी ऊ या बड़ा ऊ हो, तो ऊ बनता है। धन के चिन्ह से पहले री, बाद में भी री हो, तो री बनता है बड़ा। दीर्घ स्वर संधि को संस्कृत में कहा जाता है अकय सवर्णे दीर्घ। अकय सवर्णे दीर्घ, अकय सवर्णे दीर्घ कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि को संस्कृत। क्लियर है कि ह्रस्व या दीर्घ ए आ ई री का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री से होता है तो दीर्घ संधि होती है। सामान्य प्रक्रिया पे समझें तो धन के चिन्ह से पहले ए या आ हो, बाद में भी ए या आ हो, तो आ बनेगा। धन के चिन्ह से पहले ई हो या बड़ी ई हो, बाद में भी ई या बड़ी ई हो, तो बड़ी ई बनेगी। धन के चिन्ह से पहले ऊ हो, बाद में भी बड़ा ऊ हो, तो भी ऊ बनता है। और री के मेल से बड़ा री बनता है। ध्यान रखें ये चीज़ मोस्ट है, ये सामान्यतः सरल तरीके से समझी भी जा सकती है। तो सामान्यतः समझते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरणों से देखते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है? तो ह्रस्व या दीर्घ के मेल से जब समान ह्रस्व या दीर्घ का मेल होता है तो उन दोनों के मेल से दीर्घ वर्ण बनता है। ये समझ लीजिए आप, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? दीर्घ वर्ण बनेगा, दीर्घ संधि। समान ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के मेल से दीर्घ वर्ण बनता है। पढ़ क्या रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो वर्ण भी कौन से होंगे? स्वर होंगे। तो पहली प्रक्रिया अपन ने देखी थी, ए या आ के बाद यदि ए या आए तो आ बनता है। ए या आ के बाद यदि आए या ए आए तो आ बनेगा। कैसे? तो देखिए, विद्या धन आलय क्या बनेगा? विद्यालय। कैसे बना? आ का मेल आ से हुआ। हमने देखा धन के चिन्ह से पहले आ है, बाद में भी आ है, तो क्या बनेगा? आ। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? आ। ठीक है। उसी तरह देखो आप, सूर्य धन अस्त, तो ए का मेल ऐसे करेंगे तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और हमने बनाया सूर्यास्त। क्या बनाया? सूर्यास्त शब्द बनाया। अभी हम इसके और उदाहरण देखते हैं। देखो, पूर्व धन अंचल शब्द बनाते हैं हम पूर्वांचल। क्या बनाया? पूर्वांचल। ए का मेल ऐसे किया, आ बनाया और शब्द बनाया हमने पूर्वांचल। और देखिए, जैसे हम और इसके उदाहरण देखें
तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे रुग्ण धन आलय रुग्णालय, हिम धन आलय हिमालय। आलय से संबंधित बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे, जैसे दवा धन आलय दवालय। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। अब देखिए, सम धन अंग समांग, परंतु अपधन अंग अपांग नहीं बनेगा, शब्द बनेगा अपंग। ये गलत होगा। ये क्या है? ये हिस संधि का अपवाद है। क्या है भैया? ये अपवाद है। तो ए या आ के बाद ए या आए, तो इन दोनों के मेल से आ बनता है। इतना समझ लीजिए आप। और ऐसे कोई उदाहरण हो जो तुम्हें समझ नहीं आते हो या संधि नहीं होती हो, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और इसके अनेकों उदाहरण हैं। मैं और भी आपको उदाहरण इसके दे देता हूँ। जैसे अरुण धन आलय अरुणालय। उसी प्रकार अरुणाधन अंचल अरुणांचल। अरुण धन अंचल भी इसका संधि विच्छेद हो सकता है। संधि विच्छेद ऐसे शब्दों को तोड़ना पड़ता है जो टूटने के बाद उनका स्वतंत्र अर्थ हो। इस प्रकार इन्हें तोड़ा जाता है, केवल उपसर्ग प्रत्यय को छोड़ करके। ठीक है। और देखिए, उसके बाद में हमने देखा नंबर 2 के छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मेल से बड़ी ई बनता है। क्लियर है? कैसे? तो देखो आप, नदी धन ईस, शब्द बनेगा नदीस। अर्थात दोनों ई को और ई को बड़ी बड़ी को मिला करके हमने बड़ी ई बनाई, नदीस। उसी तरह मही धन इंद्र, शब्द बनेगा महेंद्र, न कि महेंद्र। महेंद्र शब्द नहीं बनेगा, महेंद्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मेल से बड़ी ई हो जाएगी तो शब्द बनेगा महेंद्र। ठीक है। और देख लीजिए आप, नदी धन इंद्र नदींद्र। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हैं। आप किसी भी गाइड को लेकर के पढ़ सकते हैं। समझना ये है कि छोटी ई या बड़ी ई का मेल जब छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो इन दोनों के मेल से बड़ी ई ही बनता है। क्लियर है? देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। कि गिरी धन इंद्र, गिरींद्र, कपि धन ईस, कपीस, कपि धन इंद्र, कपिंद्र। तो इस प्रकार भी इन उदाहरणों में भी स्पष्ट होता है कि ई या ई के मेल से हमेशा सदैव बड़ी ई का निर्माण होगा, न कि छोटी ई का। ठीक है।
अब देखिए आगे। ऊ का मेल जब बड़े ऊ से होता है तब भी हमेशा बड़ा ऊ बनता है, ये ध्यान रखना है। जैसे भानु धन उदय, भानुदय, लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी। इस प्रकार भी ऊ का मेल जब ऊ से होता है तो सदैव बड़े ऊ का निर्माण होता है। जैसे और देखिए आप, वधू धन उत्सव, वधूत्सव। तो इस प्रकार ऊ का मेल जब बड़े ऊ से होगा या छोटे ऊ से होगा तो सदैव बड़े ऊ का निर्माण होगा। इन उदाहरणों से हमने देखा। अब हम अंतिम देखते हैं। कि री का मेल जब री से होता है तो सदैव बड़ी री बनता है। जैसे पितृधन ऋण, पितृण, मातृधन ऋण, मातृण। तो री का मेल जब री से होगा तो बड़ी री बनेगी। तो हमने समझा कि धन के चिन्ह से पहले यदि ए हो, बाद में भी ए या आ हो तो आ बनेगा। धन के चिन्ह से पहले छोटी ई हो, बड़ी ई हो, बाद में भी छोटी ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनेगी। धन के चिन्ह से पहले ऊ हो, बड़ा ऊ हो और बाद में भी ऊ या बड़ा ऊ हो तो सदैव बड़ा ऊ बनेगा। और री के मेल से सदैव री बनेगी बड़ी। क्लियर? ये अगर आपको यह जो तरीका था यह अच्छा लगा हो या सही समझ आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।